दोस्तों, यूपी टेट प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यूपी टेट पर्यावरण का यह दूसरा वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2020 में पूछे गए पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, वह कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा एखार्निया क्रासिपस, जिसे हम अपनी भाषा में जलकुंभी भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आप देखते होंगे कि तालाबों में हरे हरे जो घास दिखाई देती है, जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, उसे जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी हो जाने की वजह से ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली, वो लोग मरने लगते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वायरस के अजैविक होने के लक्षण हैं। वायरस का वह कौन सा लक्षण है जिससे प्रतीत होता है कि वह अजैविक अर्थात निर्जीव भी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, वायरस क्रिस्टल रूप में भी, क्रिस्टल फॉर्म में भी आ सकता है, जिसकी वजह से यह प्रतीत होता है कि यह अजैविक है अर्थात निर्जीव भी है। अगला प्रश्न, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। फलों को पकाने में सहायता करता, दोस्तों देखते होंगे कि जो फल विक्रेता होते हैं वो ढेर सारे फल को लाते हैं और उसको कार्टून में पैक करके उसमें एथाइलिन का छिड़काव कर देते हैं और रख देते हैं, तो अगले दिन वह फल पूरी तरीके से पक जाता है और बाजार में बिकने के लिए आ जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। दोस्तों, वैसे हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे जीव हैं या फिर बहुत कम ऐसे पादप हैं जो उस नाइट्रोजन का डायरेक्ट अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो केवल कुछ जीव और पादपों को छोड़कर बाकी कोई नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसमें इसका उत्तर होगा क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और पादप में अगर देखें तो जैसे जो दलहन की फसलें होती हैं, दलहन जैसे हमारे यहाँ बोया जाता है, अरहर हुआ, मटर हुआ, ये सब जो दलहन होती हैं इनकी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। उसके बाद जहाँ पे ये बोए जाते हैं, अगली फसल बोने पर हमें वहाँ नाइट्रोजन का छिड़काव या फिर यूरिया नहीं डालना पड़ता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाने वाला डीएनए है बी डीएनए। ए डीएनए और डी डीएनए ये सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अगर दोस्तों इसका देखें तो डीएनए का जो द्विगुणित मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल जिसे कहते हैं, उसको दिया था वाटसन और क्रिक ने। वर्ष 1853 में भारत की पहली रेल यात्री ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में बम्बई से ठाणे के बीच 33.8 किलोमीटर की दूरी 57 मिनट में तय की थी। तो ये भारत की पहली ट्रेन थी, यात्री ट्रेन। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार राज्य के वैशाली जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद जो होती है यह एक सरकारी निकाय है। इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। देश में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधि या फिर अशांति की जो गतिविधि उत्पन्न होती है, उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति परिषद की स्थापना हुई थी, जिसे राष्ट्रीय एकता परिषद के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? दोस्तों, भारत के संविधान में समता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। समता के अधिकार में 5 अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में है।
और अनुच्छेद 16 में आ जाता है आपका कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 में आ जाता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत समाप्त करना। और 18 में आ जाता है उपाधियों का अंत। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? दोस्तों वैसे देखा जाए संविधान जैसे 3 तरीके का होता है। एक होता है लचीला, एक होता है कठोर और एक होता है दोनों का मिश्रण। तो जो लचीला संविधान है ये यूनाइटेड किंगडम का होता है। लचीला संविधान में क्या होता है कि जैसे अन्य कानूनों का संशोधन किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार सामान्य रूप से संविधान का भी संशोधन किया जा सकता है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो लचीला संविधान है। और कठोर संविधान जो होता है उसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान होते हैं। जैसे अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। जो भारत का संविधान है वह न तो लचीला है न ही कठोर है, यह दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान कठोर व लचीला दोनों का मिश्रण है। अगला प्रश्न, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? दोस्तों जैसे पूर्वा अक्सर अगर हम गांव में हैं तो सुनते होंगे कि ये गांव का ये पूर्वा है, ये गांव का फला पूर्वा है। तो ये पूर्वा का जो अधिवास है ये ग्रामीण क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? दोस्तों इसमें पूछा है कि ज्वालामुखी पर्वत इनमें से कौन सा है। तो किलिमंजारो या तंजानिया में स्थित है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? तो दोस्तों एलिफेंटा और एलोरा की ये गुफाएं जो हैं वो मुंबई तट में अवस्थित है। ठीक, यहाँ पे जो है कई गुफाएं हैं और गुफाओं में आदिकाल के जो है उसमें चित्र हैं। और इन गुफाओं को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, मानसूनी वन पाए जाते हैं। दोस्तों मानसूनी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और मानसूनी वन को शुष्क वन या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। अगला प्रश्न, कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार कहाँ पे है? तो कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार का जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसमें जो है जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा उत्तर पूरब का जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य में कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? दोस्तों ने पूछा कि क्या मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में? इन तीनों जगह पे नहीं है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान में है। अक्सर आप देखते होंगे कि किसी गांव की जो है वो महिला सीट रिजर्व हो जाती है तो वहाँ पे केवल महिलाएं चुनाव लड़ती हैं। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए? दोस्तों बात करें राज्यपाल की या फिर राष्ट्रपति की, दोनों की नियुक्ति के लिए आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और विधानसभा और लोकसभा का सदस्य होने के लिए आयु 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात विधायक और सांसद बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है कि भारतीय संघ, ये प्रधानमंत्री बिल्कुल सही सुमेलित है, राज्य के राज्यपाल होते हैं, नगर निगम के मेयर होते हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 1, 3, 4 और 2। 1, 3, 4 व 2, इसका ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? दोस्तों अगर ऐसे पूछे कि अनुच्छेद 356 क्या होता है तो राज्यपाल की सलाह पर, जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य में जो है कानून का शासन नहीं रह गया है या फिर संविधान की उपेक्षा हो रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देता है कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो अगर ऐसे दोस्तों सर्वप्रथम पूछे तो 1951 में पंजाब में लगा था। लेकिन जो है प्रॉपर जो है सरकार चुने जाने के बाद, राज्य में सरकार चुने जाने के बाद सरकार के विरुद्ध अगर पूछ ले किस राज्य में, तो वह केरल में 1959 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न,
नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? दोस्तों नगर निगम वैसे तो कई कर लगाता है, जैसे चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर, ये सब उसके द्वारा लगाए जाते हैं। इसका जो पैसा आता है उसका, जैसे नए पुलों का निर्माण, नालियों का निर्माण, सड़क का निर्माण जो है शहरों में, ये सब उसके द्वारा किया जाता है, नगर निगम द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? ये दोस्तों रेंडियर है, रेंडियर है। रेंडियर को अपने यहाँ 12 सिंघा भी कहते हैं, 12 सिंघा, 12 सिंघा कहते हैं। ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? दोस्तों शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, इसका उत्तर है कंपास। ठीक, प्रेयरी कहाँ का है पूछ ले तो ये अमेरिका और कुछ कनाडा में भी है। पंपास पूछ ले कहाँ का है, ये अर्जेंटीना का है। डाउन्स पूछ ले कहाँ का है तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न, संख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप, दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि इसका उत्तर एशिया होगा, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो चीन और भारत है। भारत और चीन है, और ये दोनों जो है एशिया में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर पूछे तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला प्रश्न, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। दोस्तों यह भी एक विवादित प्रश्न था, क्योंकि थारू जनजाति कुछ देखें तो उत्तराखंड में भी निवास करती है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र आपके है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण इसमें पूछा है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो है ये अचल होता है। इसमें होता क्या है कि इसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। ठीक, यह घास वनस्पति की विशेष प्रजाति है। यह स्पंज संघ का एक अचल जीव है। अगला प्रश्न, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। दोस्तों इसमें पूछा कि प्रोटीन जो होता है वो किन अणुओं की इकाई है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल की इकाई होती है। प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल उसमें आते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है भाग लेते हैं प्रोटीन के निर्माण में, और ये पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? दोस्तों इसमें से पूछा कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो इसका उत्तर होगा तारककाय। इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वो पादप कोशिका में, न केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक, बाकी रिक्तिकाएं, लवक और सेलुलोज कोशिका भित्ति ये केवल पादप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसमें पूछा सबसे बड़ी अगर ग्रंथि ऐसे पूछ ले तो वो होगा यकृत। यकृत का भार लगभग 1.2 से लेकर 1.8 kg तक होता है। ठीक, और 12.5 से 13 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन। यह एक शर्मीला पक्षी है, ये आजकल काफ़ी चर्चा में भी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा यूपी टेट 2020 में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। दोस्तों आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए, और ये पर्यावरण के प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये निश्चित नहीं होता कि ये इसी परीक्षा के हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।